दोस्तों, कोविड को लेकर आप सभी लोग एक चीज़ जानते हैं कि इस समय देश में सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो दिल्ली और मुंबई क्षेत्र से आ रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली और मुंबई का ये हाल है कि वहाँ पर पेशेंट को ये चीज़ नहीं पता चल पा रही है कि अगर उसके अंदर कोविड-19 के लक्षण हैं तो वो आखिर किस अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाए। कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि कोविड की जांच कर रहे हैं, या फिर कंफर्म होने के केस में आप किस हॉस्पिटल में आपको बेड्स अवेलेबल मिलेंगे, ये भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस केस में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाकर चेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुसीबत सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर देखो, आज का बना है सबसे पहला क्वेश्चन कि मुंबई में इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए मुंबई में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स की जानकारी देने के लिए किस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। तो मुंबई महापालिका के द्वारा जो इस ऐप को विकसित किया गया है, इसका नाम है एयर वेंटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एयर वेंटी नाम से इस ऐप को डेवलप किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें किस हॉस्पिटल में कोविड-19 का इलाज करवाया जा रहा है और वहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल हैं और कितने ऐसे बेड्स हैं जिसके साथ में वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं। इन सभी की डिटेल जानकारी आप इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। अगर आप मुंबई के आसपास में रहने वाले हैं तो आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एयर वेंटी नाम से ये ऐप आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखो ये ऐप है जिसमें कि देखो दिखा रहा है आईसीयू बेड्स वेंटिलेटर स्टेटस, जिसमें कि पहला जो स्टेटस आप देख सकते हैं कि आईसीयू बेड्स विद वेंटिलेटर, उसका स्टेटस है। दूसरा देख सकते हैं आईसीयू बेड विदाउट वेंटिलेटर, इसका आप स्टेटस देख सकते हैं। साथ ही साथ में कौन कौन से हॉस्पिटल में क्या चीज़ आपको मिलेगी, वो हॉस्पिटल के नेम के हिसाब से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है, ये जिस ऐप में आपको मिलेगी उसका नाम आपको दिखा देते हैं। एयर वेंटी नाम से इस ऐप को डेवलप किया गया है। दोस्तों, अभी 17 तारीख को मरुस्थलों के बारे में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए मरुस्थलों का एक दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था। उसको लेकर अगला क्वेश्चन क्या बना है कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2020 का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फूड, फीड, फाइबर। तो फूड, FOOD फूड, फीड, FEED फीड, एंड फाइबर, FIBRE। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। अब ये दिवस कब मनाया गया था? ये दिवस 17 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस बार भी इसको 17 जून को मनाया गया था, जिसमें मरुस्थलों के खिलाफ जो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से इस दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका सब्जेक्ट आप देख चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में आप इसका एक फ़ोटो देख लेंगे, जिसमें देखो लिखा है डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे 2020, जून 17 को मनाया जाता है। और इस तरफ इसका सब्जेक्ट भी लिखा है फूड, फीड, फाइबर। इससे आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, और सारी जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी हैं सारी रिटन में आपको हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स में मिल जाएंगी। दोस्तों, डेली बेसिस पर जनवरी से लेकर मई महीने का जो करंट अफेयर्स है वो लोग स्टूडेंट हमारे चैनल से परचेज़ कर रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे रखी है। अभी एक ऑफ़र चल रहा है पिछले 3 महीने यानी कि मार्च, अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रहे क्रिश्चियन कोलमैन किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिश्चियन कोलमैन जो हैं ये दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कई बार आपने हुसैन बोल्ट के साथ में इनको दौड़ते हुए देखा होगा और इनको पदक जीतते हुए भी देखा होगा। हुसैन बोल्ट का नाम आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो क्रिश्चियन कोलमैन हैं ये USA के धावक हैं, USA देश से बिलोंग करते हैं और धावक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिश्चियन कोलमैन का फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आप क्रिश्चियन कोलमैन का फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें देखो लिखा है कोलमैन USA, और ये एक धावक है। अब इस समय चर्चा में किस वजह से चल रहे हैं? चर्चा में इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में इनको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, डोप परीक्षण में उपस्थित ना होने की वजह से। देखो, एक रूल होता है वाडा की तरफ से, जो कि डोपिंग एजेंसी है, जो कि सभी खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करती है। उसमें एक रूल होता है कि अगर आपको कॉल किया गया है कि आप अपने सैंपल्स दे आकर,
और उसके बावजूद भी अगर आप सैंपल्स देने नहीं आते हैं और वो गलती आप 2 से 3 बार रिपीट करते हैं, देन उस केस में क्या होता है कि आपको अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। तो यही इनके साथ में हुआ है, इनको अस्थायी रूप में निलंबित कर दिया गया है। आगे चलते हैं। आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको GPAI के नाम से जानते हैं, GPAI इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये बनी है कि हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है GPAI, उसके फाउंडर मेंबर में भारत को शामिल किया गया है। तो कई देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको GPAI के नाम से जानते हैं और उसके फाउंडर मेंबर में भारत का नाम भी आता है। अब ये GPAI है क्या, कैसे काम करेगा, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसका नाम अच्छे से पढ़ो, उसी में ही इसका मतलब भी छिपा हुआ है। इसमें है ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि ये ग्लोबल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के कई बड़े देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑन यानी कि किस चीज़ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का सबसे कह सकते हो लेटेस्ट जो चल रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव उपयोग के लिए, जिससे कि मानव का भला हो सके, उन सभी उपयोगों को देखते हुए ये बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जो GPAI है, इसको भारत को इसमें शामिल किया गया है। इसका सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सचिवालय है वो पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि इसका सचिवालय पेरिस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस चीज़ को ट्वीट करके भी बताया है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI में भारत को भी फाउंडिंग मेंबर्स में जगह दी गई है। अब इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव विकास और उपयोग के लिए सही दिशा में इसका उपयोग करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। 15 जून 2020 को भारत का इसका फाउंडिंग मेंबर बनाया गया है। भारत के अलावा कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इन सभी बड़े बड़े देशों को इसमें शामिल किया गया है। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय सैन्य दल को कहाँ भेजा जाएगा? तो हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करके ये चीज़ बताई गई है कि भारतीय दल को मॉस्को में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वीं विजय परेड जो है ये ऑर्गेनाइज करी जाएगी, जिस वजह से रसिया मॉस्को की तरफ से भारत को एक इनविटेशन भेजा गया था, जिसके तहत भारत का एक भारतीय सेना का एक दल है वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा 75वें यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड पर। तो ये मॉस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की तरफ से सेना की टुकड़ी वहाँ भेजी जाएगी। हाल ही में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको भारत के जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी गई है, जिसके अनुसार भारत जो है मॉस्को में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें कि 24 जून को जो रूस के जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनका नाम भी याद रख लीजिए, सरगेई शोइगु। तो सरगेई शोइगु ने मॉस्को में 24 जून को ये इवेंट वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाना है। उस दिन भारत वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से भारत ने अभी राजनाथ सिंह ने ये अनाउंस किया है कि भारत की तरफ से 70 लोगों का जो दल है ये वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, इसमें भाग लेगा। दोस्तों कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाल ही में भारत को UNSC, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, हाल ही में भारत को UNSC का अस्थायी मेंबर बना लिया गया है 2 साल के लिए। तो उसको लेकर बहुत सारे और क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि UNSC में सदस्यों जो कि परमानेंट प्लस नॉन परमानेंट की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। यानी कि UNSC में कुछ मेंबर परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं। तो जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी टोटल संख्या की बात करी जाए तो ये 15 होते हैं, ठीक है, जिसमें हाल ही में भारत को भी शामिल किया गया है वर्ष 2021 और 22 के लिए। अब इसी में क्वेश्चन बनता है, SSC में और UPPSC में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि UNSC में
स्थायी यानी कि परमानेंट सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 15 में से 5 मेंबर जो हैं ये परमानेंट होते हैं, इनको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ यूएनएससी में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं? किसी एक देश का नाम दे देगा और पूछेगा बताओ ये देश यूएनएससी का परमानेंट मेंबर्स का हिस्सेदार है या नहीं है। तो देखो इसमें कौन कौन से देश हैं? चाइना है, फ्रांस है, रसिया फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट है एंड यूनाइटेड किंगडम। ये सभी देश 5 देश उसमें शामिल किए गए हैं। चाइना भी इसमें है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि क्या चाइना यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है या नहीं। तो आंसर हो जाएगा यस, वो उसका परमानेंट मेंबर है। साथ ही साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ यूएनएससी में अस्थायी नॉन परमानेंट सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 हो जाएगी इसकी संख्या। तो 5 स्थायी प्लस 10 अस्थायी मिलाकर 15 को टोटल सदस्य होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनको 2 साल के लिए चुना जाता है। अब इसमें होता क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ मेंबर्स होते हैं, उनके 2 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं। नॉर्मली ये संख्या जो होती है 5 के आसपास में होती है। कभी कभी किसी देश को अचानक से अगर हटना पड़ जाए तो उस केस में 4 भी हो सकती है। तो उस जो 4 या 5 देश होंगे उनका कार्यकाल समाप्त होता है और अगले 4 या 5 देशों को उसका अगला हिस्सेदार बनाया जाता है। अब वर्ष 2021 और 22 यानी कि इस 2 साल की अवधि के लिए यूएनएससी के नए निर्वाचित अस्थायी सदस्य देशों में कौन सा देश नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत इसका हिस्सेदार बनाया गया है। भारत के साथ साथ में भी कई और देश हैं जो कि इसके पार्टिसिपेंट्स बनाए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश उसका हिस्सेदार नहीं है। सो राइट आंसर विल बी पाकिस्तान। पाकिस्तान को अभी इसका हिस्सेदार नहीं बनाया गया है, बाकी सभी देशों को बनाया गया है जो भी ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं। तो वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, इन 4 देशों को यूएनएससी का नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य बनाया गया है। और 6 देश पहले से थे, 4 देश रिटायर हुए और 4 नए देशों को, इन चारों देशों को हाल ही में शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर 6 + 4 10 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये जो 6 देश हैं ये हो सकता है अगले साल ये लोग इनकी सदस्यता खत्म हो जाए, फिर अगले 6 देशों को शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस चलता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 18 जून को मास्क दिवस, मास्क डे मनाया गया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने कोविड-19 के चलते लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए मास्क दिवस के रूप में मनाया है, जिसमें कि खुद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बाहर रोड पर, सड़कों पर निकलकर इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दिलाने के लिए कि किस तरीके से हम लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए। इस प्रोग्राम को वहाँ पर चलाया गया है। साबुन से बार बार हाथ धोना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें जो कोविड-19 को स्प्रेड होने में रोक सकती हैं उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम BS येदियुरप्पा और राज्यपाल का नाम बैजूभाई वाला, आप सभी को याद होगा। साथ ही साथ में इस फोटो को देख सकते हैं जिसमें लिखा है 18 जून 2020 को मास्क डे मनाया गया कर्नाटका के द्वारा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये चीज़ आप लोग कमेंट करके या फिर वीडियो को लाइक और शेयर करके बता सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन को। आज आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। चेक करूंगा आपने क्वेश्चंस याद कर पाए या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुंबई में ICU बेड और वेंटिलेटर्स की जानकारी देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एयर वेंटी नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका विषय था फूड फीड फाइबर। उसके बाद में है चर्चा में चल रहे क्रिश्चियन कोलमैन किस खेल से संबंधित है? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। आई होप आपने आंसर सही लिख दिया होगा, दौड़ से संबंधित है। उसके बाद में है कि GPAI जिसमें भारत को हाल ही में शामिल किया गया है, इसका सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 75वें विजय दिवस के परेड में भाग लेने के लिए
भारतीय सैन्य दल को कहाँ भेजा जाएगा? सो राइट आंसर विल बी, इसको रसिया यानी कि मॉस्को भेजा जाएगा। यूएनएससी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 15। आई होप आपने सही टिक किया होगा। फिर उसके बाद में है कि यूएनएससी में स्थायी यानी कि परमानेंट सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 5। तो 5 विल बी द राइट आंसर। उसके बाद में है इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या क्या होती है? आंसर विल बी 10। उसके बाद में है कि वर्ष 2021 और 22 के लिए कौन कौन से देशों को इसमें शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 4 देश हैं, भारत, नॉर्वे, मैक्सिको और आयरलैंड। उसके बाद में 18 जून को मास्क दिवस कौन से राज्य में मनाया गया है? कर्नाटका विल बी राइट आंसर। आई होप आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे क्योंकि बहुत अच्छे से आपको पढ़ा है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को प्यार दीजिए, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।